हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक से होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। चलो आज जो हमारा टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। जो आज हमारा टॉपिक है वह है शिक्षण सूत्र। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि शिक्षण सूत्र होता क्या है। जिस तरह से आपको पता ही है कि मनुष्य के लिए जो भाषा है वास्तव में प्रकृति का वरदान है। यानी जो भाषा है ईश्वर ने मनुष्य को वरदान में दिया है। भाषा की सहायता से ही हम समाज में कार्य करते हैं। अगर भाषा नहीं होती तो हम बातचीत भी नहीं कर सकते थे, समाज में खड़ा भी नहीं हो सकते थे। तो कि यदि हम भाषा की प्रकृति पर विचार करें तब यह स्पष्ट होता है कि भाषा वस्तुतः प्रतीकों की एक यादृच्छिक व्यवस्था है। यादृच्छिकता क्या होती है? यादृच्छिकता होती है माना हुआ। तो इस व्यवस्था को अनुकरण द्वारा ही बालक सीखता है। यानी भाषा में इतनी शक्ति होती है कि वह जो वक्ता के भाव आदि को श्रोता तक संप्रेषित करता है, पहुंचाता है। परंतु भाषा के अनेक पक्ष अमूर्त होते हैं। और उसके बाद आता है कि जो हमारे शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने, जो आप जानते ही हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर कौन थे, ने शिक्षण को प्रभावशाली, उद्देश्यपूर्ण और मनोवैज्ञानिक बनाने के लिए कुछ विशेष सूत्रों का उल्लेख किया, जिन्हें शिक्षण सूत्र कहा जाता है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित शिक्षण सूत्रों का उल्लेख किया गया है, जो मैं आपको पॉइंट पॉइंट करके समझाऊंगी। तो पहला पॉइंट शुरू करते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो यहाँ पे क्या है कि विद्यालय में जब बच्चा प्रवेश करने से पहले ही क्या है, बालक भाषा का प्रयोग करना तो वो पहले ही सीख चुका होता है, तथा अपना उसका एक निश्चित शब्द भंडार होता है। यानी जो उसने अपने घर प्रवेश में उसने सीखा है। जब बालक जब विद्यालयों में आता है, प्रवेश लेता है, तब शिक्षक को उसके जो अध्यापक है उसके पूर्व ज्ञान का आधार बनाकर भाषा की शिक्षा उसे देनी चाहिए। जो घर से उसने निश्चित शब्द भंडार में वृद्धि की है वही आधार बनाकर उसे शिक्षा दे देनी चाहिए। जैसे उदाहरण है एक कि विद्यालय में प्रवेश करने से पहले ही बालक ने क्या किया कि जिस तरह से घर में गाय क्या है, गाय एक पशु है, यानी उससे वो पहले ही परिचित हो चुका होता है। वह इस शब्द व संप्रत्यय अच्छी तरह से जानता है कि यह गाय है। गाय के चार थन होते हैं, दो सींग होते हैं, तो इस तरह से गाय से वह परिचित हो चुका होता है। अब अध्यापक उसके इसी ज्ञान को आधार बनाकर नील गाय, यानी वो नील गाय को पढ़ा रहा है, तो नील गाय क्या है, पशु से परिचित कराते हुए कहेगा कि यह जो नील गाय है, नील गाय भी गाय जैसा ही एक जानवर है, और जिसका रंग श्यामल रंग का वह होता है। इस प्रकार से क्या होता है कि बालक अगली कक्षा में वो पहुंचता है, तब उसे क्या होता है कि नया नया कुछ सीखने को मिलता है। इस प्रकार बालक के पूर्व ज्ञान व नए ज्ञान के बीच एक संपर्क स्थापित हो जाता है। अब दूसरा है कि सरल से कठिन की ओर। यहाँ पे क्या किया जाना चाहिए कि बालक सरल ज्ञान को बड़ी सहजता के साथ वह सीख जाता है, समझ जाता है। इसीलिए अध्यापक को क्या चाहिए कि पहले सरल से सरल शब्द सिखाए जाने चाहिए, सरल वाक्य सिखाए जाने चाहिए, सरल पाठों को पढ़ाया जाना चाहिए, उसके बाद कठिन की ओर उसे जाना चाहिए। भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापक भाषा के विविध पक्षों का ज्ञान प्रदान करता है। इनमें से कुछ पक्ष क्या होते हैं, सरल होते हैं, और कुछ मुश्किल भी होते हैं, जटिल भी होते हैं। जिस तरह से क्या करते हैं कि कहानी है, कहानी विधा पर आधारित पाठ को बालक क्या करता है, बड़े चाव से वह पढ़ता सुनता है अगर उसे कहानी सुनाई जाए। जबकि अगर उसे निबंध पहले पढ़ाया जाए तो क्या होता है, वो कठिन हो जाएगा। वो इस तरह से बालक को कहानी से शुरू करके फिर निबंध की ओर बढ़ना चाहिए। अतः इस तरह से भाषा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए अध्यापक का यही प्रयास होना चाहिए कि जो शिक्षण प्रक्रिया के आरंभ में सरल पाठों को पढ़ाया जाना चाहिए, धीरे धीरे कठिन की ओर उसे आगे बढ़ना चाहिए। अब जो आपका है वो है तीसरा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर।
यहाँ पे जो मनुष्य अपनी 5 इंद्रियां, वो कौन कौन सी इंद्रियां है? आंख है, नाक है, कान है, जीहा है, त्वचा है। क्या किया जाना चाहिए कि इसकी सहायता से ही हम बाहरी जगत से जुड़ सकते हैं। ये जो पांचों इंद्रियां ही हमें क्या करती है? स्थूल पदार्थों का ज्ञान प्रदान करती है। इन स्थूल पदार्थों जैसे कपड़ा है, पत्थर, पानी, गाय, मकान, मनुष्य क्या करते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद ही हमें सूक्ष्म पदार्थों, क्रोध, हर्ष, मन, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है। यानी वो पहले स्थूल से चलता है, फिर वह सूक्ष्म की ओर वह बढ़ता है। इस तरह से क्या होता है कि भाषा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए इसी नियम का पालन किया जाना चाहिए। अब जो थर्ड आपका थर्ड आता है अनिश्चित से निश्चित की ओर। यहाँ पे क्या होता है कि भले ही बालक विद्यालय में प्रवेश करने से पहले क्या है, भाषाई ज्ञान प्राप्त हो चुका होता है तथा वह अपने भाव को भी अभिव्यक्त करने में वह सक्षम हो चुका होता है, परंतु जो उसका यह भाषाई ज्ञान क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसी प्रकार भले ही बालक अपनी पहली कक्षा में रहकर और अधिक भाषाई ज्ञान प्राप्त कर लेता है, परंतु उसका यह ज्ञान भी अनिश्चित होता है। जिस तरह से उदाहरण है कि विद्यालय में प्रवेश करने से पहले अथवा पहली कक्षा में बालक प्राय बाल गीत जैसे कविता है, यानी बाल गीत जैसे कविता है एक, तो उसमें क्या है, जैसे भालू ढोल बजाता आया ढम ढम डम ढम ढम डम, वे भालू के मानवीय कर्ण से अपरिचित होते हैं। इसी प्रकार वे किसी शब्द अथवा वाक्यों के शुद्ध उच्चारण के प्रति अनिश्चित होते हैं। तो इस तरह से भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान जब भाषा पढ़ाई जा रही है, उसके दौरान शिक्षक उनकी त्रुटियों को दूर करके उसके मन से अनिश्चित विचारों को निकाल करके उन्हें निश्चित ज्ञान, उच्चारण, विचार आदि की ओर उसे अग्रसर करता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, आता है आपका विशेष से सामान्यों की ओर। यहाँ पे इस सिद्धांत के अनुसार बालक को सबसे पहले विशेष तथ्यों से अवगत करवाया जाना चाहिए। इसके बाद उसका क्या किया जाना चाहिए, सामान्यकरण करते हुए नियम या सिद्धांत से परिचित करवाया जाता है। और उसके बाद जिस तरह से व्याकरण शिक्षण में इस सूत्र का प्रयोग करने से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अत्यधिक सहायता मिलती है। यानी एक उदाहरण है, उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा रही हूँ कि यदि अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों को विशेषण का ज्ञान दे रहा है, तब क्या किया जाना चाहिए, तब उसे सबसे पहले विशेषण विशेष्य के संबंध या आधारित उदाहरण, विशेष दृष्टांत प्रस्तुत किए जाने चाहिए। यानी तब उसे सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए, जब उस नियम बताए, दृष्टांत प्रस्तुत किए, जैसे हरा पेन, लाल पुस्तक, नीला आकाश, गोल रोटी, एक आदमी, मेरा घर। तो इसके पश्चात पेन, पुस्तक, आकाश आदि की विशेषताएं स्पष्ट करनी चाहिए। यानी विशेषण विशेष्य में अंतर स्पष्ट किया जाना चाहिए और फिर विशेषण की परिभाषा दी जानी चाहिए। ओके, थैंक यू क्लास। तो अगली कक्षा में इसके आगे हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।